हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखे थे, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ, वेग नियम। रेट लॉ मीन्स वेग नियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ लॉ में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग एक फैक्टर देखे थे, सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो इसी कंसंट्रेशन के डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग रेट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। Rate law explain the dependence of reaction rate on concentration of species in reaction। रिएक्शन में जो जो स्पीसीज हैं, जो जो प्रजातियां हैं, क्या क्या हो सकते हैं? रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है। इस सब को रिएक्शन की स्पीसीज कहेंगे। तो इस सब के कंसंट्रेशन पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रेट लॉ का यूज किया जाता है। इसको लिखते चलें, लिखें रेट लॉ। वेग नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है। इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट on concentration of species in reaction। रिएक्शन में स्पीसीज किसको कहेंगे, प्रजातियां किसको किसको कहेंगे, फिर से दिमाग में रखेंगे। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट। लिखें यह अभिक्रिया में मौजूद प्रजातियों के सांद्रता का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर क्या होता है, इस बात की व्याख्या करता है। रेट लॉ अभिक्रिया में कौन कौन से प्रजातियां उपलब्ध हैं, उनकी सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की व्याख्या करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए। उसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे, दिस डिपेंडेंस is very complex। This dependence is very complex as it changes with
change in concentration of species. This dependence is very complex as it changes with change in concentration of species. यह निर्भरता अत्यंत जटिल होती है क्योंकि प्रजातियों के सांद्रता में परिवर्तन होने से यह बदल जाती है। इसीलिए इसका कोई नियम नहीं है, कोई इसका लॉ नहीं है, ये केवल डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पर। यह डिपेंड करता है केवल एक्सपेरिमेंट पर। तो रेट लॉ निकालने का केवल एक मेथड है, वह है एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओनली वन मेथड इज अवेलेबल टू कैलकुलेट रेट लॉ, दैट इज ओनली एक्सपेरिमेंटल। यहाँ लिख दें, ओनली वन मेथड दैट इज experiment can explain the rate law। केवल प्रायोगिक विधि से वेग का नियम ज्ञात किया जा सकता है। केवल प्रायोगिक विधि से वेग का नियम ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है। ओनली एक्सपेरिमेंटल मेथड से रेट लॉ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हम नोट्स बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को नोट्स लिखना है। आराम से सुनिए और लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के क्लास नोट को तैयार कीजिए। मिटा दें। अब जैसे देखें, टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस बात को हम लोग ग्राफ में कैसे लिख सकते हैं? इधर ले लिए टाइम, इधर हम लोग ले लिए टाइम, इधर ले लिए टाइम, इधर लिख दिए कंसंट्रेशन। अब देखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है और रिएक्टेंट का घटता है, तो घटने का ये ग्राफ हो गया, बढ़ने का ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, यह ग्राफ हो गया रिएक्टेंट का जो टाइम के साथ साथ घट रहा है। हम लोग ये ग्राफ बना लें। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, और ग्राफ से हम लोग इसको ऐसे दर्शा सकते हैं।
मिटा दें। अब यह एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पता करते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन घट रहा है तो कैसे कैसे रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है। ये बात हम लोग केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना है। इसका कोई नियम नहीं है। एक नियम दिया गया था गुल्डबर्ग एंड वेगे के द्वारा, जिसको बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन। 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने ये बात बोला कि हम अपने नियम से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया का रेट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उनका नियम सभी प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। तो वह नियम फेल हो गया। वह नियम कैसे कैसे कुछ बहुत कम अभिक्रियाओं पर लागू होता था, बहुत कम अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, इसीलिए हम उसको स्पेसिफिक लॉ नहीं मान सकते हैं। वह जो है कुछ अभिक्रियाओं पर ही लागू होगा। तो गुल्डबर्ग और वेगे का लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम जो था वह फेल कर गया। हम लोग उस नियम को भी देखेंगे और कैसे कैसे वह नियम कैसे अभिक्रियाओं पर लगता है, ये बात हम लोग देखेंगे लेक्चर के आगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, यह रेट लॉ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे। तो जिसको रेट लॉ का एक्सप्रेशन नहीं आएगा उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकलेगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में 2A प्लस बी प्रोडक्ट देता है। एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चला कि यदि ए का कंसंट्रेशन, इसको मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे, बड़े कोष्टक में लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे ए का मोलर सांद्रता या ए की सांद्रता, ए की सांद्रता। अभी आगे चल के और इसको लिखेंगे, अभी केवल एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझें। कह रहा है कि ए की सांद्रता डबल करने पर आर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग आगे सब लिखेंगे, आर हो जाता है डबल। ध्यान से बात को समझेंगे। किसी एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताया गया कि यदि ए का कंसंट्रेशन हम डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। इसका क्या मीनिंग है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। ऐसा लिख सकते हैं क्या? उसी एक्सपेरिमेंट में बोला जा रहा है कि यदि हम लोग बी के कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। यह इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में आपको ऐसा बोला गया कि बी का कंसंट्रेशन अगर हम लोग डबल करेंगे तो आर का आर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 गुना बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का पावर 2, बी का पावर 2। तभी ना यहाँ पर 2 गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो बी के पावर 2 पर डिपेंड करता है, ए के पावर 1 पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 बी का पावर 2। ये बड़े कोष्टक में लिख रहे हैं। कंसंट्रेशन समझना है, इसको समझना है कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के, आर इज इक्वल टू के ए का पावर 1 बी का पावर 2। इस एक्सप्रेशन को कहेंगे रेट लॉ
एक्सप्रेशन, या सिंपली इसको बोलेंगे रेट लॉ। इस एक्सप्रेशन को कहेंगे रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन। लिखें इस बात को, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दें। ओके, अब देखें इसमें जो कांस्टेंट के था, कांस्टेंट जो हमारा के है, दिमाग में रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। के जो है इसको कहेंगे रेट कांस्टेंट, इसको कहेंगे रेट कांस्टेंट, या नाम सुनिए इसका वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट मीन्स वेलोसिटी, या इसको कहेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। वेग नियतांक या दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर। के का नाम याद रखेंगे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वेग नियतांक या दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर, या विशिष्ट अभिक्रिया दर। लिख लिए इसको, ध्यान से देखेंगे। तो अभी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया है, R इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर 1 बी का पावर 2। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब एक साइंटिस्ट का नाम था गुल्डबर्ग एंड वेगे। लिख लेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। गुल्डबर्ग एंड वेगे ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। गुल्डबर्ग और वेगे ने एक नियम दिया, जिसको क्या नाम उन्होंने दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। और इस नियम में उन्होंने क्या बोला कि जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, इसके अनुसार हो जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर 2 बी का पावर 1। के इंटू ए का पावर 2 बी का पावर 1। इन्होंने यह नियम दिया। गुल्डबर्ग और वेगे नाम के साइंटिस्ट बोले कि हम लोग किसी भी प्रकार के रिएक्शन के लिए रिएक्शन का रेट R इज इक्वल टू के ए का पावर 2, यानी कि ए का कोफिशिएंट क्या है 2, तो वह पावर में चला जाएगा, बी का कोफिशिएंट है 1, तो यह पावर में चला जाएगा। इन्होंने बोला कि रेट कांस्टेंट ये है, तो इनके कहने के अनुसार रेट कांस्टेंट ये है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमारा रेट कांस्टेंट क्या आया है कि ए का पावर 1 बी का पावर 2। तो हम कहेंगे कि गुल्डबर्ग और वेगे का नियम फेल कर गया, गुल्डबर्ग और वेगे का नियम फेल कर गया। दिस लॉ फेल्स।
यह नियम फेल कर गया तो हम लोग कभी भी गुल्डबर्ग और वेगे के नियम से, लॉ ऑफ मास एक्शन के लॉ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे। बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए केवल और केवल एक मेथड सही है और वह है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट करके ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बस ऐसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे। गुल्डबर्ग और वेगे का नियम कुछ रिएक्शन के लिए ही सही होगा। वह कैसा रिएक्शन होगा हम लोग इस बात को आगे पढ़ेंगे। वह केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। इस चैप्टर के लास्ट में हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे रिएक्शन कितना स्टेप में हो रहा है। तो अगर केवल एक स्टेप के लिए बात किया जाएगा, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में पूरा हो जाता होगा तब हम लोग उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, नहीं तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट वैलिड। लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट वैलिड। ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से करके एग्जाम्पल के रूप में समझे। अब हम लोग इसको इन जनरल कैसे समझेंगे, किसी जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लिया जाए कि हमारा यही इक्वेशन है, ध्यान से बात को समझेंगे। यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स का मेन कहानी शुरू हो रहा है। 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ये मान लिए कि हमको रिएक्शन है जो 2A + B रिएक्शन करके हमको प्रोडक्ट देता है। हम लोग लिखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर X इंटू B का पावर Y। अब ये आपको याद रखना है कि X का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है। पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई का वैल्यू। तब R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो K हो गया, A का पावर X B का पावर Y। इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को कहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। वेग नियम का व्यंजक, दर नियम या वेग नियम का व्यंजक। ध्यान से बात को समझना है। अगर आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए, तो आपको R इज इक्वल टू के इंटू A का पावर X इंटू B का पावर Y अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख दें, यह X Y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से तो यह बात तय हो गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन फेल कर जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में कभी नंबर ऑफ मोल्स निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यह नियम फेल कर जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग नहीं लगाएंगे। बहुत जगह बताया जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देना है। लॉ ऑफ मास एक्शन कभी नहीं लगाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन तभी लगा पाएंगे जब रिएक्शन केवल एक स्टेप में पूरा हो रहा हो। वहाँ लिखा रहेगा सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन, तभी हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, नहीं तो लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाएंगे। एक्सपेरिमेंट वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख लें क्या क्या है, थोड़ा सा बात समझने के लिए हम लोगों को। यहाँ पर देखें, R तो हमको पहले से पता चल गया, R है रेट ऑफ रिएक्शन। K हमको पहले लिख चुके हैं हम लोग, यह है रेट कांस्टेंट। R है रेट ऑफ रिएक्शन, K है रेट कांस्टेंट। यहाँ पर देखें A को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं, इसको लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ A।
कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कंसंट्रेशन का यूनिट आपको हम बता चुके हैं पहले, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, यानी कि ए की सांद्रता, ए की सांद्रता, इसको मोलर सांद्रता भी कह सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। दिमाग में रखना है, जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखाई दे आपको समझना है कंसंट्रेशन दिया गया है। अब बी, इसको कंसंट्रेशन ऑफ बी कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की सांद्रता एक्स याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, WRT विथ रेस्पेक्ट टू, एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, वाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी। एक्स हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, वाई हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बात, यहां पर देखें एक टर्म आ गया एन, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस एक्स और वाई को हम लोग जोड़ेंगे, उसको कहेंगे एन, इसको कहेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेगा केवल प्रॉब्लम में, तो आपको n निकालना है, n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और इम्पोर्टेंट कहानी यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई और n यह निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। 1/2, 3/4, 5/3, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। आपको दिमाग में ये बात को रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दोनों एक्स और वाई को जोड़ेंगे, 3, 4, 5, 10 भी हो सकता है, सारे को जोड़ेंगे, जितना भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जोड़ देंगे तो यह ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे, मिटा दें। अब यहां पर देख लीजिए गुल्डबर्ग और वेगे का नियम कैसे फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर दोनों जब पॉजिटिव रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, इसका वैल्यू निगेटिव भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मान लिया जाए कि x इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू -3 आ जाएगा। तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि गुल्डबर्ग्स और वेगे का नियम फेल कर जाता है। मिटा दें इसको, ठीक। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन रेट कांस्टेंट, डिफाइन रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, वेग नियतांक को परिभाषित करें। थोड़ा सा बात ध्यान देंगे, देखिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हमको दिया गया है ना
कि r इज इक्वल टू के ए का पावर x इंटू बी का पावर y। अगर हम आपको बोल दें कि प्रत्येक स्पीसीज का इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रत्येक स्पीसीज का कंसंट्रेशन अगर यूनिट हो जाए, वन हो जाए, यानी कि हम कह दें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू वन हो जाए, तब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तब आर इज इक्वल टू के। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, देन वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लिया जाए, लिखें सभी लोग। इफ concentration of all species in rate law expression is unity, वन भी लिख देते हैं, then rate of reaction इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। दोनों अलग अलग चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट अलग अलग चीज है। लेकिन जब रेट लॉ इक्वेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में सभी स्पीसीज का कंसंट्रेशन इकाई हो जाए, यूनिटी हो जाए, तब आर इज इक्वल टू के। हिंदी में भी इसको लिख लें। यदि वेग नियम व्यंजक में प्रत्येक प्रजातियों की सांद्रता इकाई हो जाए, तब वेग दर या वेग नियम वेग नियम से अच्छा होगा, हो जाए, तब अभिक्रिया का वेग लिख दें। अभिक्रिया का वेग वेग नियतांक के बराबर होता है। यदि वेग नियम व्यंजक में प्रत्येक प्रजातियों की सांद्रता इकाई हो जाए, तब अभिक्रिया का वेग वेग नियतांक के बराबर होता है। यह क्वेश्चन कब लिखेंगे? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन रेट कांस्टेंट, डिफाइन रेट कांस्टेंट। मिटा दें, इस बात को लिख लेंगे, 2 मार्क्स में पूछा जाता है डिफाइन रेट कांस्टेंट। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको और यहाँ पर बता देते हैं, इस रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे लिखेंगे? यूनिट ऑफ की, यूनिट ऑफ की हेडिंग देंगे सभी लोग, यूनिट ऑफ की। वेग स्थिरांक या दर नियतांक का मात्रक देखें, आर बराबर क्या होता है? के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई। समझने वाली बात है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। हमको के का यूनिट निकालना है, के इज इक्वल टू आर
बाई ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई। चलें ध्यान से बात को समझें। रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक हमको पहले से पता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखते थे ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई, ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का पावर एक्स, बी का भी हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर वाई। ध्यान से बात को समझना है। या देखें क्या लिखें, मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई, ये अगर आधार एक समान रहे तो गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई, और यही एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एन। याद होगा आपको, एक्स प्लस वाई का हम लोग वैल्यू लिखते हैं एन। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई मोल पर लीटर का पावर एन। अब यहाँ पर देखें, मोल पर लीटर का पावर 1 बाई मोल पर लीटर का पावर एन। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पावर को घटाया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं, यह हो गया मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन इंटू एस का पावर -1। एक लाइन यहाँ पर और बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से सब लोग लिखेंगे। यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, इसका यूनिट हो गया मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर देखें नीचे में है, लीटर का पावर n-1, उल्टा हो जाएगा ना, सेकेंड का पावर -1। यह यूनिट है रेट कांस्टेंट का। और ध्यान से बात को देखें, रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है एन पर। एन मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ लिख दें, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। देखें कितना आसान बात है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे, मिटा दें। तो यूनिट मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर n-1, सेकेंड का पावर -1, मिटा देते हैं। अब जैसे देखें, हम आपको एक बात और यहाँ समझा दें, के का जो वैल्यू होगा, के का जो यूनिट होगा, वह डिपेंड करेगा एन पर। कैसे, हम यहाँ पर एक बात आपको लिखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और इधर लिख दें यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के का मात्रक, के का मात्रक। देखें, अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन लें, आगे पढ़ना है ऑर्डर कैसा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। के का जो यूनिट हम लोग लिख रहे थे, कैसा लिख रहे थे, मोल का पावर
1 माइनस n लीटर का पावर n-1, ऐसा लिख रहे थे क्या? और सेकेंड का पावर -1, सेकेंड का पावर -1। चलें जीरो भरें, n के जगह पर क्या भर दें? जीरो। तो यह हो जाएगा आपका मोल 1 माइनस n, 1 माइनस जीरो, यह हो गया मोल। अब यहाँ पर देखें, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1, इसका पावर -1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें क्या लिखेंगे? n के जगह भरेंगे 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, मोल का पावर जीरो हो गया, लिखने का जरूरत नहीं। l का पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, लिखने का जरूरत नहीं, केवल s का पावर -1। तो यह यूनिट देख कर ही हम लोग बता सकते हैं कि यह कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा। जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। n के जगह पर 2 भरेंगे तो मोल का पावर -1 हो गया, लीटर पर सेकेंड। अब जैसे आपसे हम बोलें कि -1/2 ऑर्डर का कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है -1/2 ऑर्डर का, इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हम आपको बताएं, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी अभिक्रिया का ऑर्डर -1/2 है, इसका यूनिट क्या होगा, तुरंत हम लोग इस फार्मूला में सेट करके इसका यूनिट चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो मोल, ध्यान दें, 1 माइनस n के जगह पर क्या भरना है? -1/2। तो 1 माइनस, यहाँ ध्यान दें, 1 माइनस -1/2, यानी कि 1 प्लस 1/2, 3/2, मोल का पावर 3/2। अब l का पावर बताएं, n के जगह पर -1/2 -1, यह हो जाएगा -3/2, -3/2, सेकेंड का पावर -1। इस बात को लिख लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर दिया रहे तो आप k का यूनिट कैसे बताएंगे? कभी कभी आपको k का वैल्यू दे देता है यूनिट के साथ और पूछता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए। जल्दी करें, इसको स्क्रीनशॉट लें, लिखें कॉपी में। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मिटा दें। अब जैसे देखें, आपको एक हम आसान क्वेश्चन देते हैं, कैसे आप लोग इसको बनाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ध्यान से बात को समझेंगे। लिखते हैं प्रॉब्लम, इफ k इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर, मोल का पावर -2, सेकेंड इनवर्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं इतना इंग्लिश समझ सकते हैं। यदि k बराबर इतना दिया गया, अभिक्रिया की कोटि निकालिए। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए आपको हम क्या बताए हैं? जो इसका यूनिट है, इसको मेन यूनिट, जो हमारा यूनिट का जनरल फार्मूला है, उससे कंपेयर करें। देखें, हमारे पास क्या फार्मूला है? मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n-1 पर सेकेंड
इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एल स्क्वायर मोल का पावर -2 एस का पावर -1। एस का पावर -1 से दोनों तरफ कैंसिल हो गया। पावर पावर का कंपेयर करेंगे, यहाँ मोल का पावर -2, यहाँ मोल का पावर 1 - n। ऐसा लिख दें क्या, 1 - n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 3। या तो इसको कंपेयर कर लें, नहीं तो लिख दें n-1 इज इक्वल टू 2l वाले पावर को n इज इक्वल टू 3। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, या ऐसा लिख दें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको लिखेंगे। मिटा दें, वेरी गुड। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बना सकते हैं बनाइए। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल बहुत अधिक है, समझने का प्रयास करना है, बहुत ही आसान है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, स्क्रीन पर देखिए। इस क्वेश्चन को पहले सब लोग लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को लिखें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट्स। 2a + 3b gives product, write rate law expression, calculate order of reaction with respect to A is 2, order of reaction with respect to B is -1। यानी देखो क्या दिया गया है, x और y का वैल्यू दे दिया गया है। आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम लोग लिखते थे x, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी को लिखते थे y। तो x और y दिया गया है। फिर कहा जा रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, रेट पर क्या फर्क पड़ेगा यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एलोन। 4 क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है ए के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजिंग होगा। केवल बी के, सेकेंड क्वेश्चन है केवल बी के कंसंट्रेशन को आधा करेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजिंग होगा। ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजिंग होगा। अगर कंटेनर जिस बर्तन में रखा गया है उसके वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ा देंगे तब उसके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजिंग होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और इसको कॉपी में लिखें। हम इसी क्वेश्चन को हिंदी में भी आपके सामने स्क्रीन पर अभी रखेंगे। इसको देखिए, देखिए 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट। वेग नियम का व्यंजक लिखिए, अभिक्रिया की कोटि बताइए। ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 दिया गया है, बी के सापेक्ष -1 दिया गया है। वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि उसके अभिक्रिया के वेग पर क्या चेंजिंग होगा। जब 4 क्वेश्चन आपके सामने है, केवल ए की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, केवल बी की सांद्रता आधी कर दी जाए, ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, चौथा बर्तन की आयतन 3 गुनी कर दी जाए। हम ये क्वेश्चन पहले से लिख करके रखे थे क्योंकि समय बचेगा और इतना सारा मैटर हमारे बोर्ड पर आ नहीं पाएगा। इसीलिए समय को बचाने के लिए और सारे क्वेश्चन को एक साथ बोर्ड पर देखने के लिए
हम लोग यह किए हैं। तो सब लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन हम अपने सामने रखते हैं, इसको पढ़ेंगे और बनाएंगे। देखें, इधर रखते हैं, यहाँ रखते हैं। देखें, हमको दिया गया है इक्वेशन 2a + 3b। 5-6 क्वेश्चन इसमें है और यह प्रोडक्ट देता है, यह देता है प्रोडक्ट। अब वेग नियम का व्यंजक लिखिए। और हमको कुछ दिया गया है क्या? x का वैल्यू दिया गया है कितना? 2 और y का वैल्यू दिया गया है -1। अब यहाँ से r का हमको फार्मूला याद है कि नहीं जी? r = k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर y था ना। यहाँ वैल्यू पुट कर दें। r = k इंटू a का पावर 2 b का पावर -1। इसको कहेंगे रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि नहीं? ऑर्डर = x + y, ऑर्डर 2 ± 1 2 - 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिया गया, अपने कॉपी में देखेंगे लिख करके। 4 क्वेश्चन दिया गया, चारों क्वेश्चन को एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे। ये बात सबको समझ में आया? रेट लॉ के एक्सप्रेशन में हम लोग x और y का वैल्यू भर दिए, यह इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ हो गया और ऑर्डर x + y कर दिए। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि केवल a की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? हम r बराबर तो हमारे पास है कि a का पावर 2 इंटू b का पावर -1। आराम आराम से बनाएंगे। नया जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको मान लिए r'। तो k यहाँ पर क्या कह रहा है कि a के सांद्रता को दुगना करना है, यानी कि 2a का पावर 2, 2a का पावर 2 कर सकते हैं क्या? इंटू b में कोई चेंजिंग नहीं करना है, b का पावर -1। अब यह दोनों इक्वेशन को हम लोग भाग दे दें, ऊपर लिख दें r'/r। ध्यान से बात को समझना है। k से k कटेगा क्या? a² से a² कटेगा, क्या बचेगा? 2 × 2 4। चलिए ऐसा करके लिखते हैं कि यह हो गया 4a², b का पावर -1। हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं। यह हो गया a² और यह हो गया b का पावर -1। देखें ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? r'/r = 4, r' = 4r, यानी कि लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन increases 4 times। अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तीनों क्वेश्चन को जल्दी से बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे, मिटा दें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल b की सांद्रता आधी कर दी जाए। तो r बराबर हमको क्या दिया गया था कि a का पावर 2
बी का पावर -1 था ना जी। ऐसा लिख देते हैं बी का पावर -1। आर डैश बराबर के, ए में तो कोई चेंजिंग करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन बी को कह रहा है कि आधा कर दीजिए। हम दोनों को फिर से भाग दे दें। आर डैश बाई आर, के से के कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, यह हो जाएगा देखें b/2 का पावर -1 बाई बी का पावर -1, तो यह हो जाएगा 1/2 का पावर -1, या लिख सकते हैं 2। तो आर डैश बराबर 2r, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ेगा। थर्ड, इसी का तीसरा देखें, कह रहा है कि ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। तो पहले हम आर बराबर लिख लें क्या, आर बराबर के, ए का पावर 2 बी का पावर -1। आर डैश बराबर, दोनों को कह रहा है दुगना करने के लिए, तो ए के जगह पर 2a लिखें और बी के जगह पर भी 2b लिखें। और फिर यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करें। आर डैश बाई, याद है के से के कटेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी का पावर -1 से बी का पावर -1 कटेगा, 2 का पावर -1 बचेगा, या 4 इंटू 1/2 हो गया, 2 से कट गया। आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 2, देन आर डैश इज इक्वल टू 2r। कॉपी में इसको उतारेंगे और समझेंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब एक लास्ट चौथा इसका बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, मिटा दें, मिटा देते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, कंटेनर की धारिता या कंटेनर का वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। इसमें यह बात नहीं बोला गया कि सांद्रता कितना बढ़ा, सांद्रता का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसमें आपको नहीं दिया गया। तो आप दिमाग में क्या रखेंगे, देखें कुछ बात आपको बताते हैं। कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ए की सांद्रता अगर हमको निकालनी हो तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं घट बढ़ रहा है, घट बढ़ क्या रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम घट बढ़ रहा है। तो लिखेंगे ना ऐसा, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम 3 गुना अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन 3 गुना घटेगा। बहुत ही आसान है, चलें इसको लिखें। आर बराबर हमको क्या लिखना है, कि ए का पावर 2 बी का पावर -1। अब आर डैश बराबर आयतन 3 गुना बढ़ा, कंसंट्रेशन 3 गुना घटा, बी का भी घटा, ए का भी घटा, तो लिखेंगे के a/3 का पावर 2 b/3 का पावर -1। डिवाइड कर दें, आर डैश बाई आर, देखें के से के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 का स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखें बी पर पावर -1, बी पर -1 कैंसिल होगा, बचेगा 1/3 का पावर -1। डेल्टा आर डैश बाई आर, यहाँ देखें 1/3 का पावर 2, 1/3 का पावर -1, ये हो गया 1/3, 2 -1। आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 1/3,
या आर डैश बराबर r/3 3 गुना घट जाएगा। अभिक्रिया की दर 3 गुना घटेगी। अभिक्रिया की दर 3 गुना घटेगी। जल्दी से इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम आप लोगों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देंगे। सब लोग अपने घर पे इसको ट्राई करेंगे और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी हम आप लोगों को दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर दे देते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे। सब लोग बना करके अपने सॉल्यूशन को मैच कराएंगे। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ये क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। इसका 2 बार स्क्रीनशॉट लेंगे। सब लोग पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और क्वेश्चन को घर पे बनाने का प्रयास करेंगे। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सेम वही क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ये एक क्वेश्चन आज का होमवर्क हो गया, हटाते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके रखेंगे। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। स्क्रीनशॉट सब लोग लीजिए। आसान है, बना करके रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।